बच्चों कैसे हैं आप लोग। मैं हूं निशा जैन। वेलकम टू माय चैनल कॉलेज मास्टर क्लासेस। ये हमारा कंपनी लॉ का पार्ट 10 है। ये हमारी कंपनी लॉ की सीरीज़ का पार्ट 10 है। अगर आपने हमारी कंपनी लॉ की सीरीज़ स्टार्टिंग से नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। उसमें हमने बहुत सारे कंसेप्ट्स क्लियर किए हैं। इस लेक्चर में हम सेक्शन 12 पढ़ेंगे जो कि रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी के बारे में बात करता है। कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे सिचुएटेड होता है, रजिस्टर्ड ऑफिस की क्या नीड होती है, क्या इंपॉर्टेंस होती है, और जो रजिस्टर्ड ऑफिस के जो रेगुलेशंस होते हैं उन्हें कंप्लाई नहीं करते हैं तो क्या फ़ाइन पेनल्टी लगती है। तो ये सब बारे में हम सेक्शन 12 में बताते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी में। एक कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस उसके लिए क्या होता है। एक कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो बताता है कि कंपनी के सारे कम्युनिकेशन, जहाँ कंपनी कोई भी अपने शेयर होल्डर्स से कम्युनिकेशन रिसीव करती है, कोई भी नोटिस रिसीव करती है, या कंपनी कोई नोटिस देती है किसी को, आरओसी से नोटिस रिसीव करती है, गवर्नमेंट से कुछ नोटिस रिसीव करती है, तो वो नोटिस जो है, वो लेटर जो है, वो जिस प्लेस पे आता है, जिस फिजिकल लोकेशन पे आता है, उसे हम रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी मानते हैं। जैसे कि कोई कंपनी अगर पुणे में सिचुएटेड है, अगर वो पुणे की वो मतलब जहाँ उसका रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी सिचुएटेड होगा, वो कंपनी की नेशनलिटी बताएगा कि ये कंपनी पुणे में सिचुएटेड है। अगर इसका रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी जो है वो वहाँ सिचुएटेड होगा तो ये एक फिजिकल लोकेशन होती है। पर ये क्या है, जैसे कि एक रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी वो होता है जहाँ पे हम नॉर्मल कम्युनिकेशन जो होती है वो आरओसी को अगर कुछ लेटर भेजना है या कोई लेटर हमें रिसीव करना है आरओसी से, स्टेक होल्डर्स से है, उनसे कोई जो कम्युनिकेशन है वो ही हुई है, कुछ नोटिस उनसे आया है, कुछ मिनट्स ऑफ मीटिंग हमें सेंड करने हैं, जहाँ पे हम ये सब मिनट्स ऑफ मीटिंग हो गई, एनुअल जनरल मीटिंग हो गई, ये सब का एनुअल जनरल मीटिंग का एजेंडा हो गया, ये सब जहाँ पे प्रिपेयर होता है, जहाँ ये सब चीज़ें रिकॉर्ड की जाती है, रिसीव की जाती है, उसको हम रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी मानते हैं। ठीक है। अब इट शुड बी अ फिजिकल लोकेशन। ये एक फिजिकल लोकेशन होती है। रजिस्टर्ड ऑफ कंपनी जो है वो एक कंपनी की फिजिकल लोकेशन होती है। मतलब एक ऑफिस टाइप है, जो भी आप कह दो ऐसा बना हुआ होता है, उसको हम रजिस्टर्ड ऑफ कंपनी कहते हैं। वो एक फिजिकल लोकेशन होती है कंपनी की। नॉट अ पोस्ट बॉक्स ऑफिस, सॉरी, नॉट अ पोस्ट बॉक्स ऑफिस। ये एक पोस्ट बॉक्स ऑफिस नंबर की तरह नहीं होता है कि जहाँ पे कोई एक आदमी प्रेजेंट होगा, वो उस डॉक्यूमेंट को रिसीव करेगा, और ऐसा नहीं होता है इसमें। नॉट अ पोस्ट बॉक्स ऑफिस नंबर वेयर समवन इज प्रेजेंट टू रिसीव सर्विस ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट ड्यूरिंग नॉर्मल बिजनेस आवर्स। कि इसमें कोई जैसे पोस्ट ऑफिस बॉक्स नंबर में क्या होता है कि कोई एक पर्सन होता है, वो वहाँ पे होता है जो आपका डॉक्यूमेंट रिसीव करता है नॉर्मल बिजनेस आवर्स में। पर रजिस्टर्ड ऑफिस में ऐसे नहीं होता है। नीड फॉर अ रजिस्टर्ड ऑफिस टू रिसीव कम्युनिकेशन रिसीव करने, आरओसी से अगर कोई कम्युनिकेशन रिसीव होता है हमें, या स्टेक होल्डर्स से कोई कम्युनिकेशन रिसीव होता है, टू डिसाइड जुरिसडिक्शन ऑफ आरओसी, ये सब डिसाइड करने के लिए हमें रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी की नीड हुई है। तो हमने ये समझी कि एक नीड क्या थी रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी की, कि आरओसी से कोई कम्युनिकेशन रिसीव करना है, या हमें कोई कम्युनिकेशन करना है, या स्टेक होल्डर्स से करना है, गवर्नमेंट से कोई नोटिस आता है, तो वो कहाँ आएगा, रजिस्टर्ड ऑफ कंपनी में आएगा। कंपनी का पता क्या होता है, कंपनी की नेशनलिटी क्या होती है, तो वो रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी होती है। टू डिसाइड नेशनलिटी ऑफ द कंपनी विथ इन 30 डेज ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। और जो रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी है वो हमें 30 डेज, मतलब कंपनी के इनकॉर्पोरेशन होने के 30 डेज के बाद हमें जो रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी है उसे बताना पड़ता है कि ये कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हो गई। तो जैसे 1 तारीख को कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हुई है तो 30 तारीख तक हमें ये आरओसी को बताना पड़ेगा कि ये कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है, यहाँ पे कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स है, यहाँ पे भेजने, यहाँ से आपको मिलेंगे और यहाँ ही आपको सेंड करने, ये हमें बताना पड़ेगा जब कंपनी इनकॉर्पोरेशन के 30 डेज के बाद। एंड एट ऑल टाइम्स देयर आफ्टर हैव रजिस्टर्ड ऑफिस कैपेबल ऑफ रिसीविंग एंड एक्नोलेज ऑल कम्युनिकेशन एंड नोटिस एज मे बी एड्रेस्ड टू इट। हम जब रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी, हमारे रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी का एड्रेस दे देते हैं, तो फिर रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी वो सारे जितने भी नोटिस है, कम्युनिकेशन है, वो रिसीव करने के लिए कैपेबल हो जाता है। और जो भी वो साइन करते हैं, मिनट्स हो गए, मिनट्स ऑफ मीटिंग हो गए, या कुछ भी हो गया जो स्टेक होल्डर्स को साइन करते हैं, वो भी हम रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी से ही करते हैं। तो यही कहा है टू डिसाइड नेशनलिटी ऑफ द कंपनी विद इन 30 डेज ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। 30 डेज इनकॉर्पोरेशन से 30 डेज तक, इनकॉर्पोरेशन से 30 डेज के अंदर अंदर हमें रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी बताना पड़ता है आरओसी को। एंड एट ऑल टाइम्स देयर आफ्टर, और इसके बाद भी बता सकते हैं
हैव रजिस्टर्ड ऑफिस कैपेबल ऑफ रिसीविंग एंड एक्नॉलेज ऑल कम्युनिकेशंस। रजिस्टर, फिर रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी, जब हम रिकॉर्ड्स में ये सब लिख देते हैं फिर वो कैपेबल हो जाता है सारे कम्युनिकेशन रिसीव करने के लिए, सारे नोटिसेस रिसीव करने के लिए। फिर जो हम एड्रेस बताते हैं वहाँ पे सारे ये जो नोटिस और कम्युनिकेशंस होते हैं ये सब रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी पे आते हैं। तो हमने ये देखा है कि रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी क्या होता है, नीड क्या है रजिस्टर्ड ऑफिस की, और ये कंपनी की एक नेशनलिटी की तरह काम करता है। तो ये सब हमने देखा है। अब लेबलिंग ऑफ कंपनी, ठीक है, लेबलिंग ऑफ कंपनी मतलब हम कंपनी का नाम जो है वो कैसे लेबल करते हैं, किस तरह से हमें लेबल करना चाहिए, ये सब हम पढ़ेंगे। द कंपनीज नेम विथ रजिस्टर्ड ऑफिस शैल बी मैंशनड आउटसाइड द ऑफिस और प्लेस इन विच द बिजनेस इज कैरिड ऑन। जहाँ पे भी हम बिजनेस कंपनी का कैरी कर रहे हैं उसके बाहर हम कंपनी का नाम मेंशन करेंगे बड़े बड़े अक्षर में, ऐसे अक्षर में जो कि एलिजिबल लेटर्स हो। मतलब कोई भी ऐसी राइटिंग नहीं लिखेंगे जो कि पब्लिक को एलिजिबल नहीं हो, ऐसी राइटिंग लिखेंगे जो पब्लिक को समझ में आए। एंड if the characters employed are not those of the language in general use or in that locality, और हम उस लैंग्वेज में लिखेंगे जो उस लोकेलिटी में जनरली यूज़ की जाती है। जहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी है उस लोकेलिटी में जो भी लैंग्वेज यूज़ करी जाती है हम उस लैंग्वेज में कंपनी का नाम लिखेंगे। देन ऑल्सो इन द कैरेक्टर स्टेट लैंग्वेजेस हैव इट्स नेम इंग्रेव्ड इन लेजिबल कैरेक्टर्स और इट्स कॉमन सील इफ़ एनी। अगर कंपनी की कोई कॉमन सील है तो हम वो भी वो वहाँ पे लगा सकते हैं कंपनी की अगर कोई कॉमन सील है तो। गेट इट्स नेम, एड्रेस ऑफ इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस एंड the corporate identity number along with telephone number, fax number, if any, email and website address, if any, printed in all its business letters। क्या कहा है कि अब अगर कोई कंपनी का टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल है तो हम जो लेटर्स है, जो भी हम कॉर्पोरेट लेटर्स, बिजनेस लेटर्स, जो भी बिल हेड्स है, जो ये हम हमारे स्टेक होल्डर्स को अगर भेजेंगे तो उस पर लिखा जाएगा कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर जो हो गई, फैक्स नंबर हो गए, टेलीफोन नंबर हो गई, ईमेल एड्रेस हो गया, वेबसाइट एड्रेस हो गया। और ये सब हम बिजनेस लेटर्स पे प्रिंट कराएंगे। जितने भी बिजनेस लेटर्स जो कंपनी की तरफ से अगर उनके मेंबर्स को या उनके शेयर होल्डर्स को जाएंगे तो ये उन पे ये सब चीज़ें प्रिंट होगी। जो भी बिल हेड्स है उन पे भी प्रिंट होगी, लेटर पेपर से इन सब पे ये चीज़ें प्रिंट होगी। इट्स नोटिसेस एंड अदर ऑफिशियल पब्लिकेशन, जितनी भी ऑफिशियल पब्लिकेशन है उन पे ये प्रिंट कराना मैंडेटरी हो चुका है। एड्रेस, कंपनी का एड्रेस, क्या क्या चीज़ें, कंपनी का एड्रेस, कॉर्पोरेटेड आइडेंटिटी नंबर, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, इफ़ एनी, इन दोनों में से कोई भी, या फिर ईमेल, वेबसाइट, इनमें से कोई भी, ये सब चीज़ें हमें कंपनी के बिजनेस लेटर, बिल हेड्स, लेटर्स, पेपर्स और जो भी ऑफिशियल पब्लिकेशन है सब पे हमें ये प्रिंट कराना पड़ेगा। हैव इट्स नेम प्रिंटेड ऑन हुंडीज, प्रॉमिसरी नोट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट्स, हुंडीज जो होती है इन पे भी हमें ये सब प्रिस्क्राइब कराना पड़ेगा। एंड सच अदर डॉक्यूमेंट्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड if name is changed in last 2 years, former name should be mentioned with the new name। क्या कहा है कि अगर आपको नाम चेंज किए कंपनी का 2 साल, अगर आपको कंपनी का नाम चेंज किए हुए 2 साल ही हुए हैं तो जो पुराना नाम है आपको नए नाम के साथ वो पुराना नाम भी लिखना होगा। ठीक है, क्या कहा है इसमें कि अगर कंपनी के नाम को चेंज करे हुए लास्ट 2 ईयर में अगर कंपनी का नाम चेंज किया हुआ है तो हमें हम जहाँ पे वो कंपनी का न्यू नाम लिख रहे हैं उसके साथ हमें ये ओल्ड नाम भी लिखना होगा। यही कहा है, इफ़ नेम इज़ चेंज इन लास्ट 2 ईयर्स फॉर्मर नेम शुड बी मैंशनड विद द न्यू नेम। नए नाम के साथ हमें पुराना नाम भी लिखना होगा। एंड OPC मस्ट राइट इन 1 पर्सन कंपनी। ठीक है, तो OPC जो है वो 1 पर्सन, एक सेकेंड, OPC जो है वो 1 पर्सन कंपनी अपने नाम के बाद लिखेगी ब्रैकेट में। ठीक है, अंडर इट्स नेम whenever इट इज़ प्रिंटेड। ठीक है, जहाँ पे भी OPC का नाम लिखाएगा तो उसके वो ब्रैकेट में 1 पर्सन कंपनी भी लिखेगी। उसके बाद हम देखते हैं अब इसमें कि अगर सेक्शन 12 को डिफ़ॉल्ट, मतलब अगर सेक्शन 12 में कोई भी इंसान जो है वो, कोई भी कंपनी जो है वो सेक्शन 12 में डिफ़ॉल्ट करती हुई पाई जाती है, या कोई भी कंपनी का ऑफिसर जो है वो सेक्शन 12 में डिफ़ॉल्ट करता है तो क्या पनिशमेंट है वो देखते हैं। डिफ़ॉल्टिंग कंप्लाइंग विद सेक्शन 12, कंपनी एंड एवरी ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट शैल बी लाइबल टू पेनल्टी ₹1000 पर डे अप टू ₹1 लाख। क्या कहा है कि अगर कोई भी कंपनी या ऑफिसर ऑफ द कंपनी अगर सेक्शन 12 का डिफ़ॉल्ट करता है तो उसके लिए पेनल्टी क्या है,
1000 रुपये एक दिन के लिए, 1000 रुपये एक दिन ही चलता रहेगा। कब तक? अगर जब तक उनका डिफ़ॉल्ट चलता रहेगा तब तक 1000 रुपये चलता रहेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा ये 1 लाख तक पहुँच सकता है, इससे ज़्यादा नहीं पहुँच सकता है। मतलब 1000 पर डे अप टू ₹1 लाख, जब तक वो 1 लाख तक नहीं पहुँचता है तब तक, ठीक है। तो ये पेनल्टी है। और अब पावर ऑफ आरओसी की एक बार बात कर लेते हैं। इफ़ आरओसी हैज़ रिजनेबल कॉज टू बिलीव डैट कंपनी इज़ नॉट कैरिंग ऑन एनी बिजनेस और ऑपरेशन, अगर आरओसी को ये रिजनेबल कॉज मतलब एक आरओसी को अगर पता चल जाता है कि कंपनी जो है वो कोई भी बिजनेस कैरी नहीं कर रही है, कंपनी अभी कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन से बिजनेस नहीं कर रही है किसी भी तरीके का, मे कॉज आफ्टर फिजिकल वेरिफिकेशन, चाहे वो फिजिकल वेरिफिकेशन में से पता चले या कैसे भी पता चले, ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, इट any default has been made in complying with the requirements of subsection 1, और अगर कंपनी है वो मतलब जो कंप्लाई नहीं कर रही है रिक्वायरमेंट्स जो सबसेक्शन 1 में लिखी हुई है, सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 में जो भी रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई है उनको कंप्लाई करने में अगर कंपनी डिफ़ॉल्ट कर रही है, एक तो क्या कहा है कि अगर आरओसी को ये पता चलता है कि कंपनी बिजनेस नहीं कर रही, बिजनेस ऑपरेशंस नहीं कर रही है, या फिर ये पता चलता है फिजिकल वेरिफिकेशन करके कि कंपनी कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन या बिजनेस नहीं कर रही, कोई भी बिजनेस कैरी नहीं कर रही है, या फिर सेकंड ये पता चलता है कि कंपनी अगर डिफ़ॉल्ट कर रही है सबसेक्शन 1 के जो भी कंप्लाई रिक्वायरमेंट्स है उनको कंप्लाई करने में अगर कंपनी जो है वो डिफ़ॉल्ट कर रही है, तो मे इनिशिएट एक्शन फॉर रिमूवल ऑफ नेम ऑफ कंपनी फ्रॉम रजिस्टर अंडर चैप्टर दिस, ठीक है। तो जो वो आरओसी है वो ऑर्डर दे देगा कंपनी को कि जो कंपनी का नाम है वो रिमूव कर दो, कंपनी का नाम है वो रजिस्टर में से रिमूव कर दो। इसमें क्या है, बाइंडिंग अप में हमने देखा था कि वो बहुत सारे ऑर्डर्स दे सकता है, जो ट्रिब्यूनल है वो बहुत सारे ऑर्डर्स दे सकता है, पर इसमें क्या है, ये पावर आरओसी के पास है, तो आरओसी इससे डायरेक्ट रिमूवल ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी का ऑर्डर दे सकता है। मे इनिशिएट एक्शन फ्रॉम रिमूवल ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम रजिस्टर की वो कह देगा कि कंपनी को कि तो चलो तुमने ये डिफ़ॉल्ट, एक तो डिफ़ॉल्ट किया, या तो डिफ़ॉल्ट किया है या फिर तुम कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे थे, तो चलो अब अपना नाम रिमूव करो, मतलब रजिस्टर में से अपना नाम कटवा दो, बिल्कुल रिमूवल ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी का ऑर्डर दे देगा। उनको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट भी देगा, सब चीज़ें देखते हुए उनको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट भी मिलेगी, पर फिर डायरेक्ट रिमूवल ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी का ऑर्डर दे देगा। तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, हमने सबसे पहले पढ़ा था रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी के बारे में पढ़ा था, इसकी नीड क्या है ये पढ़ा था, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी क्या होता है ये पढ़ा था, और अगर कोई डिफ़ॉल्ट करेगा सेक्शन 12 में तो वो पढ़ा था, लेबलिंग ऑफ कंपनी के बारे में पढ़ा था, और पावर ऑफ आरओसी के पास क्या पावर होती है ये पढ़ा था। तो इसी के साथ हम ये वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग माई वीडियो।